मेरे पापा मम्मी को ये बोल दिया गया है कि आपकी बेटी तो नालायक है और वो कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सोसाइटी में मॉडल्स को इतनी इज्जत नहीं मिलती। फेमिना मिस इंडिया का ऑडिशन हो रहा था और मैं गई। फर्स्ट राउंड में तो सेलेक्ट हो गई, लेकिन सेकंड राउंड में जहाँ पे बातचीत करनी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक टेस्ट था, उस राउंड से मुझे निकाल दिया गया क्योंकि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी किसी तरीके का कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं किया था, तो इंग्लिश बोलना इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या मिश्रा। मैं कम्युनिकेशंस कोच हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, फॉर्मर फेमिना मिस इंडिया 2014, पार्ट टाइम एक्टर और एक फॉर्मर मॉडल भी रह चुकी हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिशियल रह चुके हैं, मेरी मम्मा एक प्रिंसिपल थी और मेरी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल वसंत विहार से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किया है और करंटली मैं इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेशन कोचिंग सिखा रही हूँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल का पीरियड मेरे लिए तब था जब मैं 6th से लेकर 12th तक मुझसे ज़्यादा बच्चे बात नहीं करते थे, क्योंकि ना तो मेरे मार्क्स आते थे और ना ही मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ करती थी। कोने में बैठ के बस चुपचाप बैठी रहती थी, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। मेरे लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग बात और दिन वो था जब 7th स्टैंडर्ड में मेरे पापा मम्मी को बुलाया गया और मेरी केमिस्ट्री टीचर, जो मेरी क्लास टीचर भी हुआ करती थी, उन्होंने मुझे ये बोला कि आपकी बेटी कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं आते, वो कभी भी किसी और से बात नहीं करती, दूसरे बच्चों की तरह ना एक्स्ट्रा करिकुलर में तेज़ है, तो मुझे नहीं पता कि आपकी बच्ची आगे क्या करने वाली है। उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि इससे ज़्यादा बुरा दिन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज मेरे पापा मम्मी को ये बोल दिया गया है कि आपकी बेटी तो नालायक है और वो कुछ नहीं कर सकती। मैं घर गई और 15-20 दिन तक मैं स्कूल नहीं गई, क्योंकि उस दिन के बाद मुझे अपने आप पे ही मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। अगर कोई भी एक ऐसी छोटी-मोटी डिपार्टमेंट भी था जहाँ पर मैं एक्सेल करना चाहती थी, तो मैं नहीं करती थी। 11th की क्लासेस चल रही थी और देवाशीष सर ने मुझे बुलाया कि एक फ़ैशन शो कॉम्पिटिशन होने वाला है स्कूल की तरफ से और मैं चाहता हूँ कि तू हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करे। मैं इतनी ज़्यादा शेप में भी नहीं थी, मुझ पे अपने पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बट समहाउ पार्लर में जाके रेडी हुई और जो कॉन्सेप्ट था वो था कि मुझे पंजाबी ब्राइड बन के जाना है। 16 डीएवी स्कूल्स आए थे और मुझे उस दिन पहली बारी लगा कि शायद से कुछ अचीव हो सकता है, क्योंकि 16 डीएवी स्कूल्स के कॉम्पिटिशन में हमारा स्कूल नंबर 1 पे आया और मैं वो कॉम्पिटिशन जीत गई। दैट वाज़ द डे जब मुझे लगा कि शायद कुछ हो सकता है। डांस, ड्रामा, फ़ैशन, ये सब मेरे शुरू से ही इंटरेस्ट रहे हैं, लेकिन स्कूल की टीचर्स थी वो हमेशा मुझे ये कहती थी कि दिव्या को तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको तो बस काजल लगवा लो, ये ज्वेलरी पहन के आ जाएगी या किस तरीके के फ़ैशन करके आ जाएगी, बट पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। 12th किसी ना किसी तरीके से पास किया, अपने पापा से कहा कि पापा मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप प्लीज़ एक्टिंग स्कूल में पार्टिसिपेट करवा दो, एक्टिंग स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दो। पापा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे कोई कमी महसूस होने दी, लेकिन कहीं न कहीं घर में बजट्स होते थे, उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता था। पापा ने कहा कि मेरे पास तो उतनी ही फ़ीस है कि तेरा मैं एडमिशन ग्रेजुएशन स्कूल में करा सकूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है कि तेरा एक्स्ट्रा करिकुलर किसी चीज़ में मैं एडमिशन करा सकूँ। उस दिन मैंने अपने पापा को कहा कि पापा, मैं जानती हूँ कि आप देखना चाहते हो, कि मेरे पापा का सपना था कि वो मुझे आईएएस ऑफिसर बनाएँ या किसी तरीके से कोई ऐसी पोज़ीशन मुझे मिले जिससे सोसाइटी में मेरी इज़्ज़त हो, क्योंकि उस टाइम तक जब मैंने मॉडलिंग शुरू की तो 2010 या 11 की बात है, उन्होंने मुझे ये कहा कि सोसाइटी में मॉडल्स को इतनी इज़्ज़त नहीं मिलती। बट मैंने अपने पापा को ये एहसास दिलाया कि पापा बिलीव मी, मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मुझे एक चांस दे दो। पापा ने किसी तरह मेरा एडमिशन कराया एक एक्टिंग स्कूल में और मैं आज भी उस दिन को याद करके बहुत रोती हूँ, क्योंकि वो दिन ऐसे थे कि 12 साल का वनवास स्कूल का काट के फाइनली मुझे एक टाइम मिला जहाँ पे मैं सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकती थी और ऐसी चीज़ में टाइम स्पेंड कर सकती थी जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट था। 2012 की बात है कि फेमिना मिस इंडिया का ऑडिशन हो रहा था और मैं गई। फर्स्ट राउंड में तो सेलेक्ट हो गई, लेकिन सेकंड राउंड में जहाँ पे बातचीत करनी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक टेस्ट था, वहाँ पर मैं फेल हो गई। उस राउंड से मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मैं जब स्टेज पे गई तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मेरे पास 6 से 7 महीने का टाइम था जब मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रेश फेस में पार्टिसिपेट करना था, और क्योंकि
एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी किसी तरीके का कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं किया था, तो इंग्लिश बोलना इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, जो भी आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ, ये सिर्फ मैं अपने ही एफ़र्ट्स की वजह से पहुंची हूँ। मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे एक्टिंग सीखने लगी और आगे बढ़ने लगी, तो मुझे लगा कि अगर मैं कल को एक्ट्रेस बन गई, तो मैं किस तरीके से लोगों से बात करूँगी। अगर मेरा इंटरव्यू कल को करण जौहर लेगा, तो मैं किस तरीके से कॉफ़ी विद करण में बात करूँगी, कैसी मेरी बॉडी लैंग्वेज होगी। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ को देखना शुरू किया। मैंने ये देखना शुरू किया कि लोग बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से एक्ट्रेसेस की होती है, किस तरीके से जितनी भी ब्यूटी पैजेंट विनर्स हैं वो किस तरीके से बात करती हैं, किस तरीके से उनकी बॉडी इधर से उधर जिस तरीके से वो जाती हैं, कमरे में एंटर करती हैं, कैसे उनका पूरा जो एक हिसाब किताब है वो रहता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखने के बाद, बहुत सारी मूवीज़ जो कभी भी उस टाइम पे समझ ही नहीं आती थी, स्पेशली इंग्लिश मूवीज़ जो समझ नहीं आती थी, उनको सबटाइटल्स के साथ, वो कहते हैं ना, हम बोलते हैं कि नेटफ्लिक्स एंड चिल, फॉर मी इट वाज नेटफ्लिक्स एंड लर्न। तो मैं जितने भी वीडियोस देखती थी उनके सबटाइटल्स देखती रहती थी और बार-बार उस वीडियो को रिपीट करती थी ये समझने के लिए कि आखिर बोला क्या जा रहा है इस मूवी में। 6 से 7 महीने मैंने कंटिन्यूअस इस चीज़ के ऊपर काम किया, मैंने हार्ड वर्क किया। और क्योंकि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पास कोई था भी नहीं जिससे मैं बात कर सकूँ, तो मैं दीवारों में बात करती थी, इधर-उधर देख के बात करती थी, पापा-मम्मी के घर से जाने का वेट करती थी और सोफ़े पे बैठ के ऐसे बैठती थी कि मैं तो बन गई हूँ मिस वर्ल्ड। शुरू से लेके आज तक मेरे बहुत सारे दोस्त कभी भी नहीं थे, आज भी मैं गिनती काउंट कर सकती हूँ अपनी फिंगर्स पे मेरे दोस्त, क्योंकि स्कूल के टाइम पे सबने मेरा साथ छोड़ दिया कि बिकॉज़ मैं किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं थी। और जैसे ही मैं फेमिना मिस इंडिया 2014 के फाइनल 14 से बाहर आई, तो सबने मुझे टेक्स्ट करना शुरू किया, मुझसे बात करनी शुरू की और तब तक बहुत देर हो चुकी थी किसी को भी अपना दोस्त कहने के लिए या दोस्त बनाने के लिए। और समहाउ एक बहुत ही लोनर, मेरी एक लोनली सी जर्नी रही फ्रॉम स्कूल अंटिल आई फाइनली रीच्ड टू फेमिना मिस इंडिया। तो मेरा जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज रहा लाइफ में वो था डिप्रेशन। 2015 की ये बात है, मैं अपनी गुजराती फ़िल्म शूट करने यूएस जा रही थी और ऑन द वे मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं करना। सडनली मेरे अंदर जो फीलिंग्स थी टू बिकम अ स्टार, टू बिकम एन एक्टर, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो गई और मुझे भी नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ा एक हादसा जो यूएस में हुआ, जो आज आई थिंक आई एम फाइनली शेयरिंग इट ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म, कि मैं यूएस में शूट कर रही थी न्यूयॉर्क में और शूट करते-करते अचानक से मैंने डायरेक्टर को बोला कि मुझे अब और शूट नहीं करना। तो वो भी नहीं समझ पाए कि ये क्या चल रहा है। उन्होंने बोला ठीक है दिव्या, आप थोड़ा-सा टाइम ले लो। और हम लोग चलते-चलते मुझे ऐसा लगा कि अब दिस इज़ द टाइम टू एंड माय लाइफ़, क्योंकि ये जो फीलिंग्स थी वो बहुत टाइम से डेवलप हो रही थी मेरे अंदर और फाइनली उसका एक ऐसा पॉइंट आया कि मुझे लगा कि अब मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। आई थिंक डे 4 की बात है ये, जब हम फ्लोरिडा में थे, शूट कर रहे थे और मैं समंदर के साथ चल रही थी। डायरेक्टर ने बोला कि अभी लाइट सेटअप हो रहा है, कैमरा सेटअप हो रहा है, सब लोग थोड़ा टाइम ले लो। तो मैंने अंदरूनी सोच लिया था कि अब मैं समंदर में जंप करने ही वाली हूँ और मैं साथ-साथ चलती गई और मैं ऑलमोस्ट इतना गहरा मैं पहुँच चुकी थी कि मुझे लगा कि अब सबको बाय-बाय है। मैंने अपने पापा-मम्मी का भी दिमाग में सोच लिया, उनकी एक इमेज, और उन्हें सॉरी भी बोल दिया कि अब मैं आगे नहीं जा सकती। तो काफ़ी गहरी थी मैं समंदर में और किसी तरीके से बोल रही थी कि बस अब मैं मर जाऊँ, मर जाऊँ, मर जाऊँ। एक पॉइंट ऐसा आया कि किसी ने मुझे स्पॉट कर लिया वहीं पे फ्लोरिडा में और उन्होंने बोला कि व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? एंड मैंने कहा प्लीज़ डोंट टच मी, प्लीज़ गो, प्लीज़ गो। एंड सडनली उन्होंने मुझे खींचा बहुत ज़ोर से और ऐसे नीचे फेंक दिया कि व्हाट वर यू डूइंग? व्हाट वर यू डूइंग? तो फॉर 1 सेकंड मुझे ये रियलाइज़ेशन नहीं हुई कि मैं क्या कर रही थी और जैसे ही मैं होश में वापस आई तब मुझे लगा कि ओह नो, मैंने तो अभी-अभी सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो उन्होंने बोला यू स्टे हियर, आई एम कमिंग बैक। तो मैं ऐसे बैठी हूँ पूरी गीली और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। एंड ही केम विथ सो मेनी टिश्यूज़ इन हिज हैंड कि तुम जो भी व्हाटएवर यू आर फीलिंग उसको निकालो, स्टार्ट क्राइंग, बट प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर लाइफ। तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड उस दिन से लेके आई थिंक अगले 6 महीने तक मैं सिर्फ रो ही रही थी, क्योंकि 2014-15 तक भी मेरी फैमिली को तो एटलीस्ट ये बात नहीं पता थी कि डिप्रेशन क्या होता है। 6 महीने बाद जब मैं अपने बेड से निकलती ही नहीं थी तो मेरे पापा ने बोला कि चलो तुझे किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। दैट वाज़ द टाइम जब मुझे किसी एक नॉर्मल से डॉक्टर को दिखाया गया और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ।
तो वो वहाँ मुझे लेके गए, मेरी दवाइयाँ शुरू हुई, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंग्जाइटी। 6 महीने से लेके 1 साल तक मैंने वो दवाइयाँ खाई, और जो भी मैंने अपनी फ़िटनेस को तवज्जो दे के आगे मैं मॉडलिंग में मैं कर रही थी, मेरा सारा वेट गेन हो गया, मेरी स्किन में इतना ज़्यादा एक्ने हो गया। एंड आई थिंक ऑल द गर्ल्स हू आर वाचिंग मी राइट नाउ, उन्हें ये बात से दे कैन रिलेट कि जब फेस पे एक एक्ने होता है तो फॉर एनी गर्ल आई थिंक इट्स अ वेरी बैड फेज़। तो स्पेशली जब मैं एक एक्टर हूँ तो मेरे फेस पे पूरा एक्ने हो गया, मैं जितनी अभी हूँ उससे मैं ट्रिपल हो गई, और मैंने सोच लिया कि अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, आई एम जस्ट गिविंग अप ऑन माई लाइफ। अचानक से एक दिन सितंबर की बात है 2016, मैंने बोला कि नहीं, दिस कैन नॉट गो, इससे आगे आई कैन नॉट गो विद दिस, आई हैव टू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स विच आई वाज डूइंग। सो आई स्टार्टेड डूइंग, और मैंने अपने पापा को बोला कि मैं अब वापस से मॉडलिंग शुरू करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, आई एम डन विद दीज मेडिसिन, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दीज मेडिसिन। बट जैसे ही मैं मॉडलिंग शुरू करने लगी, अपना करियर दोबारा बनाने लगी, अचानक से कोविड हो गया था। और फिर मुझे लगा कि अब क्या, प्लान ए हुआ, प्लान बी हुआ, प्लान सी क्या है लाइफ में? तो प्लान सी ये था कि मैं 2014 से ही मैं लोगों को थोड़ा बहुत एक्टिंग सिखाती थी एज अ साइड बिजनेस, बट मैंने कभी भी किसी को ये दिखाया नहीं था कि मैं ये काम करती हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं थोड़े बहुत लोगों को एक्टिंग सिखा सकती हूँ तो क्यों ना मैं लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करूँ। दैट वाज माय फर्स्ट इंसिडेंस जब मैंने सोचा कि चलो नौकरी करते हैं, क्योंकि किसी भी एक्टर या किसी भी मॉडल या आर्टिस्ट के लिए नौकरी करना तो वी कैन नॉट इवन इमेजिन टू स्टार्ट वर्किंग एज अ एम्प्लॉई। तो मैंने फर्स्ट जॉब में अप्लाई किया और बैंगलोर शिफ्ट हुई मैं, और बैंगलोर में मेरी फर्स्ट जॉब थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और तब मुझे लगा यार पिछले 9 साल से मैं अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुकी हूँ, एंड फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट्स लिटरली नथिंग। तो फर्स्ट टाइम ये एक मुझे झटका लगा कि ओह नो, आई हैव टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो। तब मैंने अपने सर्टिफिकेशंस किए फ्रॉम इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन, वो ट्रेन द ट्रेनर के, कोच द कोच के, और मैंने तब 1 साल लगा के दोबारा पढ़ाई की, दोबारा सब कुछ अपना समझने की कोशिश की कि ट्रेनिंग में कैसे कैसे क्या क्या सर्टिफिकेशंस होते हैं। और जहाँ पे मुझे एक चेक मिलता था 25,000 रुपये का अपने किसी भी शो के लिए, स्टार्टिंग पेमेंट, वो मेरी महीने की सैलरी थी। एंड आई कुडंट इमेजिन कि मैं यहाँ पे मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 10 AM अंटिल 5 PM अपने आप को रगड़ूंगी, तब जाके मुझे 1 महीने बाद इतने पैसे मिलेंगे। अगेन वो मेरे लिए काफ़ी डिप्रेसिंग था, बट अब मैंने सोच लिया था कि मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी, बिकॉज दिस इज़ माई प्लान सी। तो मैंने मेहनत की, 1 साल मैंने अपनी जॉब में बहुत अच्छे से किया, मैंने बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया इंक्लूडिंग अपग्रेड। तो वहाँ पर लर्निंग एंड डेवलपमेंट में मैंने ट्रेनिंग शुरू की। फिर जब मैं एक दिन कम्युनिकेशन कोचिंग के ऊपर कोई एक लेक्चर दे रही थी, और मुझे लगा कि जो भी मैंने थिएटर में सीखा है, जहाँ पे भी आपकी वॉइस का इस्तेमाल होता है, आपके आर्टिकुलेटर्स का इस्तेमाल होता है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे अपने अपने एलिमेंट्स हैं। एक दिन कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई लेक्चर चल रहा था, और मैंने बोला कि क्यों ना हम थिएटर को भी कम्युनिकेशन में ऐड करें। वर्बल कम्युनिकेशन कोई भी गूगल पे ये सर्च कर सकता है कि अगर मुझे किसी को इम्प्रेस करना है तो व्हाट टू से टू अ गर्ल टू इम्प्रेस, बट नोबडी नोज हाउ टू यूज़ द वॉइस, हाउ टू यूज़ योर आर्टिकुलेटर्स, हाउ टू साउंड गुड, व्हाट इज़ योर पिच एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो 1 घंटे का लेक्चर था, एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली, बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो किसी ने भी कभी भी अप्लाई नहीं किया था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में। फाइनली इंस्टाग्राम की जर्नी मैंने मई में शुरू की, और मुझे लगा नहीं था कि पीपल विल लाइक दिस, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी जो हम बचपन में सीखते थे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। आज व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, मई 2 को मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था, एंड आज तक आई हैव गेन्ड 100K फॉलोअर्स, विच इज़ एब्सोल्युटली, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये ऐसा हुआ है। दिस इज़ नॉट रियल फॉर मी, आई एम सो सरप्राइज्ड एंड सो ब्लेस्ड कि ऐसा हुआ है। पिछले 3-4 महीने में मैंने क्रिएट की हैं फॉर माई ओन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, और उनके कुछ कुछ पार्ट मैं आज सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो नंबर 1, जब आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें आपके आर्टिकुलेटर्स यूज़ होते हैं। आपके आर्टिकुलेटर्स क्या हैं? आपकी टंग,
आपका अपर पैलेट जिसको हम हिंदी में तालवा बोलते हैं, आपका वॉइस, आपके जो थ्रोट से जो आवाज़ निकल रही है वो, आपका चेस्ट, आपका स्टमक, ये सारे टूल्स आपके यूज़ होते हैं जब आप बात करते हो। तो कोई भी लैंग्वेज बोलने से पहले हमको लगता है कि शायद से हम क्लियरली बात नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि आपके ये सारे आर्टिकुलेटर्स वार्म्ड अप ही नहीं है। तो जब कभी भी आपको इंटरव्यू देना है, जब कभी भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है या अपॉर्चुनिटी आती है जब आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है या किसी के सामने बोलना है, तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने की जर्नी पे हैं, तो आप अपने आर्टिकुलेटर्स को वार्म अप करें। अगर आप अपने लिप्स को वार्म अप कर रहे हैं, तो मेरे पेज के ऊपर एक एक्सरसाइज है जो बहुत फ़नी है, लेकिन आई एम गोना शेयर इट विद यू ऑल। सो वी स्टार्ट विद लिप ट्रिल्स, जो कभी भी जब मैं किसी भी स्टेज पे जाती हूँ या कभी भी मुझे बोलना होता है तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। इट्स लाइक दिस इज़ योर लिप ट्रिल्स। तो जब आप लिप थ्रिल्स करते हो या लिप ट्रिल्स करते हो, तो उससे आपके जो लिप्स हैं वो वार्म अप होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके आर्टिकुलेटर, आपकी टंग के। तो आपकी टंग भी जब भी आप बैठे हो या आप कुछ भी काम कर रहे हो, शायद से वो वार्म्ड अप नहीं है, तो आपकी टंग को आपको क्या करना है, आपके दांतों के बीच में फंसाना है और उसको होल्ड करना है। लाइक 1 2 3, यू होल्ड इट फॉर 3 to 5 सेकेंड्स, तो वो वार्म अप हो जाएगी। उसके बाद आपका आर्टिकुलेटर आता है आपका एपिग्लॉटिस। वो कैसे वार्म अप होगा? जब आप हम आवाज़ निकालेंगे, व्हेन यू हम, दिस इज़ हाउ यू वार्म अप योर आर्टिकुलेटर विच इज़ एन एपिग्लॉटिस। उसके बाद हमारी आती है आपका चेस्ट। चेस्ट कैसे वार्म अप करते हैं वो मैं दिखा नहीं सकती, अदरवाइज माइक नीचे गिर जाएगा। बट आई फील कि ये जो आर्टिकुलेटर्स हैं, अगर आप मेरे पेज पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकुलेटर्स को हमें वार्म अप करना पड़ता है बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग। उसके बाद आता है हमारी कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, लिसनिंग। अब मे बी आई एम अ कम्युनिकेशंस कोच, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग कि अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो तो यू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ गुड कम्युनिकेटर। बहुत ज़रूरी है लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। अब हम कैसे करें? सब सोचते हैं यार हाउ कैन वी जस्ट इम्प्रूव लिसनिंग, क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है। ठीक है, हमें पेशेंस नहीं है, बट वॉट यू कैन डू, जब कोई दूसरा इंसान बात कर रहा है तो प्लीज़ लेट हिम टॉक और इंटरनली स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। तो पॉइंट इज, जब कोई बात करने लगता है तो हमें बहुत जल्दी एक दूसरे को ओपिनियंस देने में मज़ा आता है, एडवाइस देने में, अरे नहीं रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ क्या करना है, जबकि आपने उसकी पूरी बात सुनी ही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे की पूरी बात सुने, और अगर आप नहीं सुन सकते तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग स्टार्ट ब्रीदिंग। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो है आपकी लिसनिंग। अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो तो कम्युनिकेशन वर्ल्ड में यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, बिकॉज अगर आप अच्छे से सुन नहीं सकते तो आप अच्छे से बोलेंगे कैसे? जो भी लोग अच्छे से बात कर पाते हैं वो इसीलिए ही कर पाते हैं बिकॉज दे आर गुड लिसनर्स। अब ये बात तो हम सबको पता है कि पेशेंस नहीं है, हम सुन नहीं सकते, कैसे सुने? क्योंकि हम इमीडिएटली दूसरे को एडवाइस देना चाहते हैं, दूसरे को ओपिनियंस देना चाहते हैं। नहीं रुक जो मैं बताता हूँ क्या करना है। दैट्स नॉट हाउ इट इज़। तो अगर आपको लगता है कि आप में पेशेंस नहीं है किसी को सुनने की, तो रादर देन टॉकिंग स्टार्ट ब्रीदिंग। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू कम्युनिकेशन स्किल्स का ये है कि आप बहुत जल्दी बात कर रहे हैं। द प्रॉब्लम विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ कि आप बात बोलने के लिए बोल रहे हैं, बात को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप बात ख़त्म करना चाहते हैं कि आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस टॉक एंड गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, बट यू आर नॉट टॉकिंग फील करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो। तो प्लीज़ थोड़ा आराम से बात कीजिए। कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है, कोई फ़्लाइट नहीं छूट रही, आराम से अपना टाइम लीजिए। जो लोग आज की डेट में अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ में आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो इसीलिए ही कर पा रहे हैं बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस उनकी जल्दी बात करने में नहीं है। दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम टू टॉक टू यू, दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम टू एक्सप्रेस वॉट दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस। नंबर 4, द ब्यूटी ऑफ पॉजेस। पॉजेस क्या होते हैं? अब हम कुछ बोल रहे हैं, बीच में कोई हमने ना कॉमा लिया ना हमने फुल स्टॉप लिया, हम कंटिन्यूसली बोलते जा रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप बीच में पॉज लेते हो और फिर बोलना शुरू करते हो, सी व्हाट आई डिड देयर, अगर आप बीच में रुक कर बात करते हो, इतना लंबा भी नहीं रुकना कि दूसरा इंसान बोर हो जाए, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 2 से 3 सेकंड का पॉज लेके बात करते हो तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनोगे, क्योंकि उस बीच आप सांस ले रहे हो, उस बीच आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। यू कुड स्माइल। कैसे लेते हैं एक अच्छा पॉज? आपने कुछ बोला, स्माइल किया, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग।
it creates a huge impact on the other person. Before I end this, I just want to tell you कि English is just a medium. You can learn English not only by reading. हम बहुत बार इस बात को लेके लोगों को फोर्स करते हैं कि बुक्स पढ़ो तो इंग्लिश सीख सकते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करो तो इंग्लिश सीख सकते हो, लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सबका मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होता. मुझे एज अ किड व्हेन आई वाज जस्ट आई थिंक 16 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था बुक्स पढ़ने में, लेकिन वो तो धीरे धीरे जब मैंने अपनी हैबिट्स में इसको ऐड किया तो मैं बुक्स पढ़ने लग गई हूँ. बट मेरे लिए भी मीडियम हमेशा फिल्म्स ही रही हैं, मेरे लिए भी मीडियम हमेशा वीडियो ही रहा है. तो अगर आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है लाइक मी, तो आप भी वीडियोस देख सकते हैं. वीडियोस को एंजॉय करने के लिए मत देखिए, बट प्लीज़ ट्राई टू नेटफ्लिक्स, डोंट चिल एंड लर्न. थैंक यू वेरी मच. हमें एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट सही माहौल नहीं मिल पाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गई. बट पता नहीं क्यों मेरे दोस्त मुझे देखकर हंसते थे, क्योंकि साथ बोलने वाला कोई नहीं था और ऐसा माहौल नहीं था जहाँ लोग बिना डर के, बिना घबराहट के अंग्रेजी में बात कर पाए. तो एक बात करने वाला हो तो वो सही माहौल मेरे अकॉर्डिंग होगा. मैं एक पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर सकूं और वो मुझे जज ना करे. हम आपको समझते हैं, तभी तो जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप ने बनाया है आपके लिए एक ऐसा माहौल जहां आप अपने जैसे बिगनर्स के साथ कॉल पर बात कर इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी ₹2 प्रतिदिन से कम में. तो आज ही जुड़िए